भूतों का रहस्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये एक अजीब कहानी है। मैंने जिसे जिसे ये बात सुनाई है तो सुनने वाले ने मुझे पागल ही समझा है, मगर मैं जानता हूँ उस रात जो मेरे साथ हुआ वो सच था। लेकिन मैं इस सच को किसी दूसरे के सामने साबित नहीं कर पाया हूँ। ये एक लंबा ख्वाब था। पता नहीं वो कौन थी। मैं एक 22 साल का लड़का हूँ। मैं हर रात सोने से पहले थोड़ी विस्की पीता हूँ। मुझसे बड़ा एक मेरा भाई है जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता है। भैया और भाभी मुझे अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन मैं अकेले ही रहना पसंद करता हूँ। मैं बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, तो उसके बाद इंजीनियरिंग भी मैंने हॉस्टल में रहकर ही पूरी की। यही कारण है कि मैं परिवार से दूर ही रहा। मुझे अब अकेले रहना ही अच्छा लगता है। बात 5 जनवरी 2017 की है। उस दिन बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि अगले 3 दिन की छुट्टी थी। मैं ऑफिस में ही थोड़ा लेट हो गया था। मैंने बाइक भी आज सर्विस के लिए दी हुई थी। आज मैं बिना बाइक के ही आ गया था। मैं पैदल ही अपने फ्लैट की ओर चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद ठेका था। मैंने वहाँ से शराब की एक बोतल ली और दूसरी दुकान से कुछ खाने पीने के लिए सामान लिया और मैं अपने फ्लैट के लिए चल दिया। मैं कभी कभी घर से ऑफिस पैदल ही आ जाता हूँ। रास्ता सिर्फ आधे घंटे का है। रास्ते में कुठेरी गांव पड़ता है, जहाँ एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान पड़ता है। अगर कब्रिस्तान के अंदर से जाया जाए तो मैं केवल 15 मिनट में ही फ्लैट पर पहुँच सकता हूँ। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने जल्दी पहुँचने के लिए कब्रिस्तान से होकर जाने का मन बना लिया था। जब मैं कब्रिस्तान के गेट के सामने पहुंचा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे आज यहाँ से नहीं जाना चाहिए। जब मेरे दिल में ये ख्याल आया तो मैं एक पल रुका, मगर अगले ही पल मुझे लगा ये कैसा बेवकूफ़ी भरा ख्याल है। मैं पहले भी कई बार कब्रिस्तान से होकर गुजरा हूँ। कभी कभी तो किसी दोस्त की पार्टी से आते वक्त आधी रात को भी मैं इसी कब्रिस्तान से गुजरा हूँ, मगर आज से पहले कभी ऐसा ख्याल दिल में नहीं आया। पर आज क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर दिमाग में आया, ये बेचारे तो पहले ही मर चुके हैं, ये भला किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह सोचकर मैं कब्रिस्तान के अंदर जाने लगा। जनवरी का महीना था और कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही थी। रातें बहुत ही सर्द थी। मैं तेजी से चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। हर तरफ खौफनाक सन्नाटा फैला हुआ था। चारों ओर अंधेरा था। मैं कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंच गया तो मुझे लगा कि यहाँ से नहीं आना चाहिए था, मगर मैं अपनी धुन में चलता जा रहा था। कुछ दूर पर पेड़ों का एक झुंड था। वहाँ बहुत सारे चमगादड़ फड़फड़ाने लगे और अजीब सी आवाज़ें निकालने लगे। वह चमगादड़ मेरे पास आकर मंडराने लगे। मेरे आने से वो विचलित हो गए थे। अक्सर अजनबियों को अपने करीब आते देख ऐसी हरकतें करना उनका यही स्वभाव होता है, लेकिन इस कब्रिस्तान में उनकी आवाज़ें बहुत भयानक लग रही थी, जो मेरे दिल में डर को उत्पन्न कर रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैं वहाँ से तेज़ी से निकलने लगा। कुछ कदम चलने पर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मेरी पैंट पीछे से पकड़ ली हो। मैं जो पहले से ही डरा हुआ था, अब बहुत ज़्यादा डर चुका था। लग रहा था कि मेरा दिल मेरे मुंह से बाहर निकल जाएगा। डर के कारण मैं कांपने लगा। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। मैंने मन ही मन खुद को संभालते हुए हिम्मत जुटाई और पीछे देखा तो मैं दंग रह गया। मेरी पैंट एक झाड़ी में फंसी हुई थी। मैंने अपनी पैंट को उस झाड़ी से निकाला। इसके बाद मैं तेज़ी से वहाँ से निकलने लगा। अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई दबे पाँव मेरा पीछा कर रहा है। मेरे शरीर में डर और खौफ की ठंडी लहर दौड़ गई। सचमुच मैंने महसूस किया
कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। अब तो मैं वास्तव में डर गया। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों से सुना था कि यदि रात के समय कहीं रास्ते में किसी आत्मा या प्रेत का एहसास हो तो पीछे नहीं देखना चाहिए, अन्यथा वो घर तक पीछा करते हुए आ जाते हैं। इस बात का डर था कि अगर मैं पीछे मुड़कर देखूंगा तो उसका खौफनाक चेहरा मेरी आंखों के सामने होगा। डर के कारण मैंने पीछे तो नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी चलने की रफ्तार को तेज कर लिया था। कुछ देर ऐसे ही भय से चलते चलते मेरी नज़र फ्लैट पर पड़ी तो मैंने कुछ राहत की सांस ली और मन ही मन भगवान को शुक्रिया कहकर फ्लैट के अंदर पहुंच गया। मैंने अपने रूम को खोला और थक कर सीधा बेड पर जाकर लेट गया। मैं सोच रहा था कि क्या सचमुच में मेरे पीछे कोई था। हो सकता है ये मेरा वहम हो। हवा भी तेज़ी से चल रही थी, इसीलिए मुझे ऐसा लगा हो कि मेरे पीछे कोई सचमुच चल रहा है। यही सब सोचते हुए मैं बहुत देर तक लेटा रहा। तेज हवा से अचानक कमरे की खिड़की खुल गई थी। हवा से अजीब सी आवाज़ें महसूस हो रही थी। दीवार की घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 11:30 बज रहे थे। सामने टेबल पर ही विस्की की बोतल रखी थी। मैं सारे ख्यालों को छोड़ उठकर बैठ गया। मैं बाथरूम में पहुंचा और मुंह हाथ साफ कर मैं सोफे पर बैठ गया। मैंने जल्दी से 2 बड़े पैग गले से उतारे। दिल को सुकून सा महसूस हुआ, मगर वो कब्रिस्तान वाला एहसास मेरे दिमाग पर मंडरा रहा था। तीसरा पैग लेकर मैं बिस्तर पर लेट गया। इससे ज़्यादा मैं पीता नहीं था। कुछ देर बाद मेरे दिमाग पर इसका असर छाने लगा। अब कब्रिस्तान वाला डर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। मैं भैया और भाभी से 3 महीने से नहीं मिला था। मैंने सोचा खाना खाकर भैया और भाभी के यहाँ जाऊँगा। मैंने समय देखा तो रात के 1 बज चुके थे। 3 दिन की छुट्टी थी। छुट्टी में भैया और भाभी के साथ वक्त गुजारने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि अपनी 3 साल की भतीजी दिव्या से भी घुलने मिलने का बहाना मिल जाएगा। ये बताने के लिए मैंने भैया को कॉल किया। पूरी रिंग जाने के बाद भी भैया ने कॉल नहीं उठाया। मैंने सोचा शायद भैया टॉयलेट गए होंगे। मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद फिर कॉल कर लूँगा और मोबाइल चार्ज लगा दिया। मैंने सोचा कि जब तक भैया की कॉल बैक आती है तब तक खाना गर्म कर लेता हूँ और खाना खाकर जल्दी से निपटा देता हूँ। जैसे ही मैं उठा बिजली कट गई। मैं बिजली के जाने से झुंझुला सा गया था। खिड़की से बाहर झाँक कर देखा तो बाहर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। बाहर ठंड में जो सन्नाटा पसरा हुआ था वो अचानक ही कुत्तों की रोने की आवाज़ों से टूट गया। वो इस तरह से रो रहे थे मानो मातम मना रहे हों। मैंने दराज से मोमबत्ती निकाली और उसे जलाकर मेज पर रख दिया और खाने को गर्म करने लगा। खाना गर्म करने के बाद मेज के पास लौटा जहां विस्की की बोतल पहले से ही रखी हुई थी। मैंने एक और पैक बना लिया। पैक पीने के बाद मैंने खाने की ओर हाथ बढ़ाया कि अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक सा गया। मैं दीवार की घड़ी देखकर बड़बड़ाते हुए बोला कि इतनी रात को अंधेरे में कौन हो सकता है। खैर मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। मैं दरवाज़ा खोलकर हैरान हो गया। मेरे सामने दुबली पतली नाजुक सी लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। वो बेहद खूबसूरत लड़की थी। वो शायद 17-18 वर्ष की होगी। वो परेशान लग रही थी। उसके कपड़े बहुत मैले थे। मैंने सख्ती से पूछा, क्या है, कौन हो तुम? मैं एक मजबूर लड़की हूँ साहब। मेरी माँ इधर आसपास घरों में काम करती हैं। वो अभी तक घर नहीं लौटी हैं। मैं उन्हें काफ़ी वक्त से ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते काफ़ी रात हो गई और अब मुझे घर जाते हुए बहुत डर लग रहा है साहब। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा अगर। वो घबराते हुए बोली, अगर क्या साहब? मैं बोला, अगर तुम कुछ देर इंतज़ार कर लो, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया है। जल्दी से मैं खाना खाकर तुम्हें घर छोड़ दूँगा, जब तक तुम अंदर बैठ सकती हो। मैंने सोचा था इतनी रात को फ्लैट में आने से झिझकेगी, लेकिन वो एक झटके से अंदर आ गई। वो आराम से कुर्सी पर बैठ गई। मैंने खाना खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया।
मैंने एक दो बार कहने पर वो खाना खाने के लिए मान गई। कुछ देर में खाना खाने के बाद मैंने उससे कहा, हमें अब चलना चाहिए। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। हम जाने के लिए फ्लैट से निकल पड़े। वैसे भी मुझे मेरे भाई के यहाँ जाना ही था और रास्ते में मैं उसे भी छोड़ दूँगा। उसका अकेले आधी रात में जाना ठीक नहीं था। उसके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। हम पैदल ही चल दिए। मैंने उससे पूछा, तुमने अपनी माँ को कहाँ कहाँ ढूंढा? वो बोली, साहब मैंने हर जगह देख लिया, बस उस तरफ नहीं देखा। उसने कब्रिस्तान की तरफ इशारा करके कहा था। हालांकि कब्रिस्तान थोड़ी दूरी पर था। कुछ देर चलने के बाद उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। मैंने कहा, क्या हुआ? वो बोली, साहब सामने कब्रिस्तान है, इसीलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैंने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर हम कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने कहा, तुम्हारा नाम पूछना तो मैं भूल ही गया। कुछ अपने बारे में बताओ, तुम्हारा डर भी कम होगा और रास्ता भी गुजर जाएगा। उसने कहा, साहब मेरा नाम मोहिनी है और मैं पास ही के गांव कनकपुर से हूँ, जहाँ मस्जिद के सामने मेरा घर है और मैं वहीं रहती हूँ। मैंने कहा, तो तुम पड़ोस के गांव से हो, लेकिन तुम्हें पहले कभी देखा नहीं मैंने। मोहिनी बोली, साहब हम बहुत गरीब हैं, मेरे बाबूजी लोहार हैं। वो लोहे के औजार बनाने का काम करते हैं और मेरी माँ लोगों के घर में बर्तन धोने व साफ़ सफाई का काम करती हैं। मेरी शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ताकि मेरी शादी समय से हो जाए। बातों ही बातों में हम कब्रिस्तान तक आ गए थे। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, चमगादड़ ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। इस बार की चीख पहले से ज़्यादा करीब और भयानक थी। हवा भी काफ़ी तेज़ हो गई, पर मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैंने देखा कि वो मेरे साथ ही नहीं थी। उसका हाथ मेरे हाथ से कब जुदा हुआ, इस बात का मुझे ज़रा सा एहसास तक नहीं हुआ। वो गायब हो चुकी थी, क्योंकि चारों ओर केवल कब्रिस्तान था और वो इतनी जल्दी कहीं भी नहीं जा सकती थी। मैं गहरी सोच में डूब गया। मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हो चुका था। मैं अपनी जगह से बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। हालांकि मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर कम विश्वास करता था, लेकिन ये घटना मेरे साथ घट रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे इस घटना को सच मानना पड़ रहा था। मैं ये बातें सोच ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब आलम यह था कि मैं उस लड़की के बारे में सोच ही रहा था कि इस घटना से मेरा हृदय ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। उसके 2 चाकू जैसे ऐसे दांत थे जिनसे खून टपक रहा था। जब मैंने ध्यान से देखा तो उसकी दोनों टांगें ही नहीं थी। डर से मेरी हालत ख़राब थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और मैंने ये गौर किया कि मेरे हृदय की रफ्तार इतनी तेज़ हो गई थी कि मानो कब ये थक कर बंद हो जाएगा इसका पता भी मुझे नहीं चलेगा। इस कब्रिस्तान में इस अप्रिय घटना ने मेरे दिमाग को अपनी जकड़ में ले लिया था और खौफ ने मुझे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति भी दिमाग के सन्न होने के कारण जवाब देने लगी थी। इस खौफनाक हंसी ने मेरी विस्की का गरूर क्षण भर में छू कर दिया था। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस ठंड में मेरे शरीर से पसीने छूटने का कारण वो भयानक चुड़ैल थी, जिसकी खौफनाक हंसी से पूरा कब्रिस्तान गूंज रहा था। मैंने लाख कोशिश की जय हनुमान बोलने के लिए अपने मुंह को खोलूं और तेज गति से यहाँ से भाग जाऊं, पर पता नहीं उस चुड़ैल की अजीब शक्ति के कारण मैं विवश था। ना तो मैं कुछ कह पा रहा था और ना ही मैं अपनी जगह से हिल पा रहा था। वह चुड़ैल मेरी तरफ देखकर खौफनाक तरीके से हंसते हुए बोलने लगी, साले सब के सब मारे जाओगे। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब कोई भी नहीं बचेगा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता या कुछ करने के लिए हिम्मत जुटा पाता, उसके लंबे लंबे नाखून वाले हाथ, जिससे खून की लाल बूंदें टपक रही थी, अचानक मेरी ओर बढ़ने लगे और उसने मेरे दाएं हाथ को कलाई से पकड़ लिया। उसके मेरी कलाई पकड़ते ही मेरे शरीर में खौफ की एक ऐसी लहर दौड़ गई कि मेरा पूरा शरीर ही कांप गया और मेरी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी।
मेरे अंदर जरा सा भी साहस नहीं था कि मैं अपने हाथ को झटक सकूं। भय से वशीभूत होकर मैं कुछ भी करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा था और मेरी आंखों पर धीरे धीरे घना काला अंधेरा छाने लगा था। क्या मैं उस चुड़ैल से बच पाऊंगा? क्या मैं उस कब्रिस्तान का रहस्य सुलझा पाऊंगा? जानने के लिए सुनते रहिए चुड़ैल वाला कब्रिस्तान।